हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब दोस्तों। ये एग्जामिशन फ्रॉम जीएसटी जो है टॉपिक वो हम करने वाले हैं अभी। और सर ये आपके एग्ज़ाम में 5 to 8 मार्क का आपके एग्ज़ाम में आता है सर। स्टडीमेट और ये जो मेरी बुक है जिसके पास सभी के पास वो सर डिक्टो वही है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। और डिक्टो जैसा इन्होंने बनाया वैसे हमने बनाया डिक्टो, ठीक है सर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने थोड़ा सा उसे और अच्छे तरीके से कर दिया है ताकि कम पेजेस में ज़्यादा कवरेज हो सके और टू द पॉइंट हो सके। सर एग्जामिशन का मतलब क्या होता है? क्या इनके ऊपर टैक्स लगना नहीं चाहिए? सर पहली बात तो लॉजिक सीखिएगा कि इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, इसे सप्लाई मानना चाहिए और माना ही जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो, पब्लिक यानी वो जो गरीब लोग हैं, जो आम इंसान हैं, जो कम कमाते हैं, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा ना आए, इसलिए नेसेसरी आइटम्स को एग्जेम्पशन दी जाती है ताकि जो आम इंसान है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा ना जाए, ठीक है सर। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया। तो सर सबसे पहली बात कि एग्जेम्पशन देने की जो पावर होती है वो श्री 108 गवर्नमेंट जी के पास होती है, और वही किसी भी गुड्स को या सर्विस को एग्जेम्पशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर गुड्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होना चाहिए, सर्विस एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होनी चाहिए, ये आपके गवर्नमेंट जी जो है वो डिसाइड करती है। सर ये एक पैराग्राफ लिखा है, अब मैक्सिमम लोग इसे छोड़ देते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत प्यारा है सर, बहुत प्यारा है। आप लोग समझते नहीं है सर, बस एग्जामिशन पढ़ना चालू, फिर आप कहते हो एग्जामिशन याद नहीं रहती। सर यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई एंड व्हाट। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया कि चैप्टर क्या है, व्हाट एंड वाई क्यों है, तो फिर आपको एग्जाम में इसकी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा। चलिए सर एक रीडिंग देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा सर इस पे और इनपुट टैक्स क्रेडिट 2 चैप्टरों पे, क्योंकि ये बहुत ऐसे चैप्टर है कि बच्चों को समझ में नहीं आते और वो छोड़ के चले जाते हैं, जबकि बहुत हाई स्कोरिंग होते हैं सर। व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस फॉल विद इन द परव्यू ऑफ चार्जिंग सेक्शन। मतलब सर सबसे पहली बात वो चार्जिंग सेक्शन के अंदर कवर्ड होते हैं, यानी उन्हें सप्लाई माना जाता है। अगर सप्लाई की डेफिनेशन में ये कवर हो रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन उन गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। सर सप्लाई इज चार्जेबल टू जीएसटी, हाउएवर फॉर डिटरमाइनिंग द लायबिलिटी टू पे द टैक्स। बट जब हम लायबिलिटी निकालते हैं टैक्स देते समय, वन नीड्स टू फर्दर चेक वेदर सच सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कहीं वो जो सप्लाई है उसे एग्जाम्पशन तो नहीं मिली हुई है। अच्छा, एग्जाम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? चलिए सर अब हमें ये देखना है एग्जाम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है। सर ध्यान से सुनना, हैज बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ which attract nil rate of tax, which may be wholly or exempt from tax and includes non-taxable supply। यानी सर एग्जाम्प्ट सप्लाई के 3 मीनिंग निकल के आए। अगर आपके पास ये है तो लिख लेना, और सर बुक आपको अगर मेरी भी होगी कोई भी होगी तो आपको अर्लियर मैंने ये पढ़ा रखा है, ठीक है, परेशान मत होना। इसमें क्या क्या आता है सर? इसमें सर नील रेट आता है, और विच मे बी होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और क्या हो सकता है सर? होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हो सकता है कि वो जो आप दे रहे हो वो पूरा का पूरा टैक्स से उसे एग्जाम्प्ट कर रखा हो, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, इसके बाद कहता है सेक्शन 247 में बताया गया है इसके बारे में कि भैया एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या होता है। तो एग्जाम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन आपने यहाँ भी पढ़ ली, और सर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने ऑलरेडी ये आपको पहले भी लिखवा रखा है। अगर आपके पास मेरी बुक हो या किसी भी तो आप देख लेना। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है सर? यहाँ पे नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच इज नॉट लायबल टू टैक्स, जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है। पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी हैज बीन ग्रांटेड विद सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड वाइड सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कि भैया वो किसी भी गुड्स और सर्विस को एग्जाम्प्ट कर सकता है। सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट का कौन सा सेक्शन है सर? सेक्शन 11। मतलब ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो सेक्शन 11 के अंतर्गत आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है। और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी सर याद नहीं रखना है क्योंकि आईजीएसटी आपके सिलेबस में नहीं है। स्टेट जीएसटी लॉज ऑल्सो कंटेन आइडेंटिकल प्रोविजन ग्रांटिंग प्रोविजन टू एग्जाम्प्ट एसजीएसटी, यानी जो सीजीएसटी के प्रोविजन है इक्वल डिक्टो एसजीएसटी के प्रोविजन होते हैं। अच्छा, अंडर जीएसटी एसेंशियल गुड्स और सर्विस दैट इज पब्लिक कंजम्पशन प्रोडक्ट सर्विस हैव बीन एग्जाम्प्टेड। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो एक निम्न वर्ग है, एक मध्यम वर्ग जो है, ठीक है सर, वो जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन
ठीक है सर, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें हमने एग्जाम्पशन देने की कोशिश की है कि उन पे जीएसटी का बर्डन ज़्यादा ना आ जाए। ठीक है सर। सर एक किसान आलू बेच रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है सर, लेकिन एक सुनार सोना बेच रहा है, उस पर जीएसटी है सर, क्योंकि सर सोना पहनना, कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान और एजुकेशन, ये 4 चीज़ें प्राथमिकता होती हैं सर। सोना पहनना, BMW कार चलाना, अब कोई बंदा BMW कार चला रहा है तो उससे बोल दो भाई 18% जीएसटी दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। समझ में आ रहा है आपको? जब वो इंसान इतना खर्च कर सकता है तो थोड़ा सा और गवर्नमेंट को भी दे दे, गवर्नमेंट का ही मुंह मीठा हो जाए, इसलिए जीएसटी ऐसे लगाया गया है। सर कोई इंसान दूध खरीदेगा सर, उस पर जीएसटी नहीं होगा सर, लेकिन अद्धा पौवा खरीदेगा तो उस पर टैक्स लगा हुआ है सर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो ना खरीदा जाए, उस पर तो डबल टैक्स भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इंसान थोड़ा कम तो पिएगा। ठीक है सर, ओके। जैसे उसने बताया सर, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, कर्ड हो गए, लस्सी हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, इन सभी आइटमों पे आपका नहीं लगाया जाता है, क्या नहीं लगाया जाता, जीएसटी नहीं लगाया जाता, इन सबको एग्जाम्पशन दी जाएगी। जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज है, इन्हें भी एग्जाम्पशन दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर, हम यहाँ पे हमारे सिलेबस में हमारे क्या है, लिस्ट ऑफ सर्विस एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हम कौन सी लिस्ट देखेंगे, जिस पे जीएसटी नहीं लगता हमारे सिलेबस में, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह की बातें सर यहाँ इतनी नहीं की गई है, यहाँ सर्विस से रिलेटेड बात की गई है सर, सीए इंटर में, और चाहे आपका ओल्ड सिलेबस आईपीसीसी हो, दोनों में सेम है सर। सर ये आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आपने तो हमें रीज़न बता दिया सर ये क्यों किया जाता है। यस सर, एक टीचर का यही काम होता है सर, और कोई बड़ा काम नहीं होता। पढ़ने वाले आप सभी हैं सर, लेकिन टीचर एक फोकस क्रिएट करवाता है आपसे कि वाई एंड वेयर। ठीक है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े और कब पढ़े, ये डिसाइड करना काम होता है, बस मार्गदर्शन करना, बाकी आपका काम है सर आप कितनी मेहनत से पढ़ेंगे। तो सर ये प्रोविज़न एग्जाम में आएगा नहीं सर, ये एक बार आप मेरे साथ रीड कर रहे हो, एक बार कभी और रीज़न, मतलब एक बार और कभी रीड कर लेना बस, ये रटने वाला सेक्शन नहीं है सर, ये बस एक बार पढ़ने वाला है। जहाँ पे याद करवाना होगा मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये है सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, दोनों सेम है सर। तो सर हमें कौन से याद रखना है सर, हमें अगर आप याद कर सकते हो तो सेक्शन 11 करना। ठीक है, अब इसे कैसे याद रख सकते हो, एक और एक मिलकर एग्जाम्पशन बना लेते हैं। ठीक है, एक और एक 11 जब होते हैं तो एग्जाम्पशन बना लेते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप। सेक्शन 11 कहता है सर पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स, टैक्स से एग्जाम्पशन देने की पावर किसके पास है। तो सब सेक्शन 1 है सर, वो कहता है वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन दी पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जहां उन्हें लग रहा है कि पब्लिक के लिए जरूरी है भैया, वरना पब्लिक पीड़ित हो सकती है, सो टू डू, तो उनकी मदद करने के लिए में वो देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल से पूछ के वो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि भैया ये वाला जो गुड्स है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एग्जाम जनरली आइदर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, या तो वो पूरा का पूरा माफ है या तो कोई कंडीशन पूरी करने के बाद माफ है, एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन, जैसा कि वो अपनी स्पेसिफाइड कर देंगे, देयर इन कहाँ पे सर, नोटिफिकेशन में वो स्पेसिफाइड कर देंगे गुड्स और सर्विस को और बोथ को ऑफ एनी स्पेसिफाइड description from the whole or any part of the tax liable thereon with effect from such date as may be specified in such notification, और वो चीज़ तब से आपके लिए अप्लीकेबल हो जाएगी जब से नोटिफिकेशन में वो डेट मेंशन कर दी जाएगी। ओके सर दूसरा है सर वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सर वर्ड देखिएगा सर, पब्लिक इंटरेस्ट, अच्छा, सो टू डू इट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर है सर, और यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे नोटिफिकेशन था, पहले वाले सेक्शन में नोटिफिकेशन था, अगले वाले में ऑर्डर है, यही डिफरेंस है। इन ईच केस, वो जिस केस में चाहें, अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर, हो सकता है एक्सेप्शनल नेचर हो सर, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, अब उस शहर में आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, पहले उनकी मदद करोगे, आंसर है मदद करेंगे सर, तो उस केस में स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, मित्रों आज हमारे भारतवर्ष को हमारी जरूरत है तो चलिए उनकी मदद करते हैं, तो सर बाय स्पेशल ऑर्डर इफ दे वांट दे ग्रांट। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। सर थर्ड क्या है सर, सर थर्ड कहता है द गवर्नमेंट में इफ इट कंसीडर नेसेसरी और एक्सपेंडिएंट सो टू डू फॉर द पर्पज ऑफ क्लेरिफाइंग द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 1 और ऑर्डर इशूड अंडर सबसेक्शन 2 इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन इन सच नोटिफिकेशन और ऑर्डर। इसका मतलब यही है सर, यही है सर थर्ड का मतलब कि अगर देखो थर्ड सबसेक्शन का मतलब क्या है कि अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा
मतलब एक्सप्लेनेशन, इंसर्ट एंड एक्सप्लेनेशन। सर यहाँ पे एक वर्ड है, मैं दोबारा से हाईलाइट करूंगा, ये देखिए सर आप, इंसर्ट एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन को से, एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सर दिस इज द बेयर एक्ट। ओके गुड। अब मैं सर एक बार अपनी बुक भी आपको दिखा दूँ, जैसा भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सर हमने और थोड़ा अच्छे से इसी चीज़ को लिख दिया, थोड़ा सा और पॉइंट में डालते हुए कि आपको दिक्कत ना हो, और ये चीज़ें ऐसे जो है 10 हो जाती है। और ये एक्सप्लेनेशन है सर यहाँ पे नीचे, ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन भी आपके स्टडी मेट से ही है, ये देख सकते हैं सर। सर यही कमाल है सर बुक का, बस हम सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को कि पढ़ने में बेटरमेंट फील हो आपको। सेम डिक्टो सर वही चीज़ें हैं जो आपने यहाँ देखी, बट मैं तो कहूँगा सर इस चैप्टर को मेरी बुक से भी अगर ना हो तो परेशान मत होना, इस चैप्टर को कोशिश करना यहीं से पढ़ने के लिए। सेकंड राउंड में किसी भी ऑथर की बुक, चाहे मेरी बुक क्यों ना हो, तब आप सेकंड राउंड में फॉलो करना। फर्स्ट राउंड में जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आप पढ़ते जाइएगा। ओके गुड। अब सर ये इन्होंने नोट, जो बातें मैंने आपको वैसे बताई ना अभी समझा के बेयर एक्ट के थ्रू, ये इन्होंने चार्ट के थ्रू बताई है। तो ये सर आपका होमवर्क है, एक बार रीड आउट कर लेना, और सर जितना मैं मार्क कर रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके सर अब यहाँ पे बताया कि भैया कुछ गुड्स हैं जिन्हें एग्जाम्प्ट किया गया है टैक्स से। जैसे एग्जाम्पल क्या है सर, आइटम सच एज अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन। सर अनब्रांडेड आटा है उसे भी आपने एग्जाम्प्ट कर रखा है, ऐसा क्यों? सर एक बात बताओ, कोई इंसान क्या करता है, उसके पास बहुत अच्छा खेत है, वो आटा पिसवाता है, और फिर जो गरीब आसपास उसके मोहल्ले वाले होते हैं वो आटा खरीद के ले जाते हैं 8 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। अब कौन जाए मार्केट में? अब वो तो अनब्रांडेड हुआ, वो आशीर्वाद आटा, शक्तिभोग आटा नहीं है, तो उस पर जीएसटी आप मांगोगे? यार कंजम्पशन की चीज़ें जो एक आम इंसान के लिए ज़रूरी है उस पर जीएसटी नहीं लगाते हैं। आपको इस चैप्टर का पर्पज़ ये समझ में आना चाहिए। ओके तो सर ये आपके सिलेबस में नहीं, सर ये नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सर्विसेज के बारे में, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो सर मैं एक बार आपको यहाँ से भी दिखा दूंगा, एक बार अपनी बुक के थ्रू भी दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं सर चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस। ओके तो सर यहाँ पे सर देखो एग्जाम्शन का रूल क्या कहता है, एग्जाम्शन किसे मिलती है? जो समाज के फायदे में हो, समाज के हित में हो। सर चैरिटेबल मतलब मैं कुछ दान कर रहा हूँ सर, ठीक है सर, दान कर रहा हूँ तो भी क्या मेरे ऊपर वो लग जाना चाहिए सर जीएसटी? यही क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि एग्जाम्शन दी जाएगी कि यार कोई इंसान मरते समय अपनी आंखें दान कर रहा है, अब आगे किडनी दान कर रहा है, आप उसको लो भाई जीएसटी दो तब मरना, ऐसा कैसे होगा? कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। रिलीजियस एक्टिविटी सर, ठीक है, अब किसी ने अपने घर में मौलवी साहब को बुलाया है, ठीक है, फादरी साहब को बुलाया है, पंडित जी को बुलाया है, और वो आके गॉड ब्लेस यू माई सन कह रहे हैं, या दूधो नहाओ पूथो कल कह रहे हैं, ठीक है, या अल्लाह तुमको बरकत दे कह रहे हैं, उस पर तुमने उससे मांग ले 500 रुपये, ये सर जीएसटी दो 18%, आपने इनको आशीर्वाद दिया है, तो अब आशीर्वाद देने के लिए भी जीएसटी देना पड़ेगा क्या? कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। सर सबसे पहले सर ये एंट्री नंबर क्या है? सर ये जिस एंट्री के थ्रू यहाँ लाए गए वही उसका नंबर है, परेशान नहीं होना है। क्या ये याद रखना है? नो सर, इंटर लेवल पे याद नहीं रखना, कंटेंट याद रखना है। जो इस तरफ ये इस तरफ वाली जो कंटेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज की, यहाँ पे आपको फोकस करना है। सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, मतलब अगर आपकी जो एंटिटी है ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो 12AA के अंदर कवर होती है इनकम टैक्स एक्ट के, किसके सर? इनकम टैक्स एक्ट के, तो आपकी सभी एक्टिविटीज़ को चैरिटेबल एक्टिविटीज़ माना जाएगा। नहीं समझे आप कि भैया इन सभी एक्टिविटीज़ को चैरिटेबल एक्टिविटीज़ माना जाएगा। ओके अब सर ये क्या कह रहे हैं? सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ, मतलब ये जो काम किए जा रहे हैं, जो ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, बाय अ पर्सन कोई व्यक्ति कर रहा है, या बाय वे ऑफ उस तरीके से कर रहा है। सर कंडक्ट अ रिलीजियस सेरेमनी, ओम फट स्वाहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजम मंगलम पुंडरी पाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर ये रिलीजियस सेरेमनी है। क्या आप सलीम अकबर से शादी करना चाहती हैं मोहतरमा? कबूल है सर, रिलीजियस एक्ट सेरेमनी, ठीक है। किसी भी धर्म को यहाँ पे नहीं बांटा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है जो भी रिलीजियस है, ठीक है, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप चर्च में जा रहे हो, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी है, ठीक है सर, तो आपको वहाँ पे क्या दी जाएगी? एग्जाम्पशन दी जाएगी, आपको इस पर जीएसटी पे नहीं करना होगा। ओके उसके बाद सर बी पॉइंट यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। बी पॉइंट का सर करक्स ये है कि अगर आप रूम को रेंटिंग पे दे रहे हो, सर रूम को रेंटिंग पे देने की कहाँ से बात आ गई सर? तो सर यहाँ पे बात ऐसे आ रही है
यहाँ पे पिछले टाइम में पिक्चर्स थी, अब यहाँ पे हटा दी गई हैं पिक्चर्स। सर रेंटिंग ऑफ रूम मतलब मान लो मैं मथुरा वृंदावन की बात करता हूँ, वृंदावन जी, ठीक है, मेरा वृंदावन सरकार। अब वृंदावन जी गए, वहाँ पे 7 दिन की भागवत कथा होती है, ठीक है, भागवत कथा होती है, ओके। तो सर वहाँ पे अब सारे लोग आए हैं, उन्हें कहीं बैठाना पड़ेगा, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो सर वही वो कहा जा रहा है कि अगर आपकी जो एंटिटी है वो 1000 रुपये या उससे ज़्यादा चार्ज कर रही है तो टैक्सेबल है। अगर, और सर पर डे है सर, मंथ का नहीं है सर, ध्यान रखना। सर एक एक दिन के 1000 रुपये चार्ज कर लेते हैं, हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे जो दुकानें लगाई जाती हैं इन लोगों को क्या कहते हैं, मतलब जो भी होता है उनका, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है, दुकान इन द सेंस कि वो जो सेल आउट करते हैं ना, बुक वगैरह, माला वगैरह और ताबीज वगैरह, वो सारी चीज़ जो भी होती है, उसकी भी जो दुकानें भी लगा के बेच रहे हैं ना, भाई साहब प्रसाद हमसे लेके जाओ, नारियल और जो भी है, तो वो उनके लिए कह रहे हैं। उसके बाद रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, आप अपनी कोई भी प्रीमाइसेस मतलब जैसे कम्युनिटी हॉल हो गया जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, ठीक है, जैसे कई बार बोलते हैं 1008 पंडित लोग बैठ के यज्ञ करेंगे, तो कम्युनिटी हॉल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद कल्याण मंडप है या फिर ओपन एरिया है, अगर वहाँ पे 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं तो जीएसटी है, अगर इससे कम है तो इस पर जीएसटी नहीं है पर डे, ओके। उसके बाद रेंटिंग ऑफ शॉप, आप अपनी जो शॉप है उसे किराए पे दे रहे हो, ठीक है, या अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस है। सर यहाँ पे था रेंटिंग ऑफ रूम, आप रुकने के लिए, यानी ये जो यात्रीगण आए हैं उनके लिए। सर इन दोनों में क्या अंतर है, रेंटिंग ऑफ रूम और रेंटिंग ऑफ शॉप? सर रूम उनको मिलता है जो वहाँ पे आए हैं घूमने फिरने, और शॉप उनकी होती है जो वहाँ रह के दुकानें चला रहे हैं, ठीक है, फॉर बिजनेस और कॉमर्स पर्पस। अब बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए तो हम ओवरऑल 10,000 और मोर पर मंथ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ओके सर, ओके। तो सर यहाँ पे आपको क्या 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 है, इस तरीके से इसको टेबल वगैरह बना के दे दिया गया ताकि आपको याद करने में इसमें हेल्प मिले, ठीक है, ओके। आते सर एग्जामिशन के पास ही, फिर सर आगे बोला है सर्विसेज बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवा रही है, और गांव-गांव ले जाके बायलैटरल अरेंजमेंट करवा के पूजा पाठ करवा रही हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि भैया इस हवन या उस पूजा पाठ में नेताजी आ रहे हैं, आप सब उनकी बदौलत ये हो रहा है। जैसे नवरात्रे होते हैं तो नेताजी वगैरह आते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें कुछ भी करवाई जा रही है, उसमें रिलीजियस माना जाता है, इसमें नहीं लगता, ठीक है सर। क्या नहीं लगता सर, क्या नहीं लगता इसमें जीएसटी नहीं लगता। उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सर ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होती है? रिक्रिएशनल मतलब लोगों के अंदर उस चीज़ को डेवलप करवाना। जैसे कोई डांस करना चाहता है तो सर डांस की एक्टिविटी डेवलप करवाना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है। सर कोई बैट बॉल खेलना चाहता है तो बैट बॉल सिखाना क्या है सर, एक तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो हम उस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं या कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है सर। अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में सर जैसे मान लो क्रिकेट है हमारा बेस्ट गेम, लोगों को बहुत पसंद आता है, या कबड्डी हो गया, मान लो जो भी है, कोई भी चैरिटेबल एंटिटीज़ करा रही है जो कि 12AA में रजिस्टर्ड है। सर याद रखना कोई भी नहीं, कौन है सर यहाँ पे आता है जो 12AA में रजिस्टर्ड हो। अब सचिन तेंदुलकर जी हैं, आजकल कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, 12AA में इनकम टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करा लिया, अब वो बैट बॉल खेलना सिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद है आर्ट्स और कल्चर मतलब कथक डांस, ठीक है, कथक डांस, ठीक है। कोई बोलता है हिप हॉप डांस, बैले डांस, सर वो हमारा आर्ट और कल्चर नहीं है, माफ़ी चाहूँगा सर, आप लोगों को बेशक पसंद हो लेकिन वो हमारा आर्ट और कल्चर नहीं है। आप कथक डांस वगैरह करवा रहे हो तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन यहाँ पे दी जाएगी, ठीक। सर मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, इतना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। सर एनालिसिस है यहाँ पे, तो क्या सर हमें ये पढ़नी है? सर आपकी मर्जी है सर, मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं कहूँगा। सर ये इतनी बड़ी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है, तो क्या ये आपको पढ़नी है? सर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का मीनिंग डाला है ICAI ने आपके लिए, ठीक है, यहाँ से लेके कि भैया एक चैरिटेबल एंटिटीज़ के क्या क्या काम होते हैं। तो सर आपके पास अगर ये वाली बुक भी होगी तो यहाँ पे आपको ये जो डेफिनेशन है वो मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके से लिखिए कि आप पढ़ सको। अब इसमें सर यहाँ पे ICAI ने क्या किया, 3 पेजों में डाल दिया, इसमें 2-3 पेजों में, तो दिक्कत हो जाती है पढ़ने में, हाँ ठीक है सर। और यहाँ पे सर होटल अकोमोडेशन वगैरह मतलब वो हॉस्टल अकोमोडेशन, सर ये नया है सर, ये नया है, इसको मार्क करिएगा। सर ये क्या है ज़रा पढ़ाइएगा सर। सर ये कहता है
हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू स्टूडेंट। वो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट सर कौन सी ट्रस्ट? जो सर योगा करना सिखा रही हैं, या फिर आपको आपके अध्यात्म के बारे में सिखा रही हैं, भागवत कथा करना सिखा रही है, तो सर उनके कुछ चेले चपाटे होते हैं। चेले चपाटे गंदा वर्ड नहीं है सर, चेले चपाटे कहना मतलब जो उनके साथ जो उनके स्टूडेंट है, उनके जो विद्यार्थी है वहाँ रह रहे हैं। डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द चैरिटेबल एक्टिविटीज एट डिफाइंड अबव। सर ये हाईलाइट करिएगा सर, ये मोस्ट वांटेड है सर, लिख लीजिए सर, नोट कॉपी लीजिए सर, लिखिए इसे, ये एग्जाम में आ सकता है। तो सर अपने जो स्टूडेंट को रहने के लिए होटल की सर्विस दे रहे हैं, हॉस्टल की सर्विस दे रहे हैं, उसमें टैक्स नहीं लगता जीएसटी का। हाउएवर अकोमोडेशन सर्विस इन हॉस्टल इंक्लूडिंग सच सर्विसेज प्रोवाइड बाय ट्रस्ट हैविंग डिक्लेयर टैरिफ बिलो 1000 पर डे। अगर टैरिफ के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें सर, ये डिक्लेयर टैरिफ क्या होता है? मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप यहाँ पे रहोगे तो 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से, 1200 रुपये देना पड़ेगा, 1500 रुपये देना पड़ेगा, तो सर जीएसटी लग जाएगा। अगर आप खुद ही चार्ज कर रहे हो अपने बच्चों से, तो हम क्यों ना लें? सर देखो, धर्म वहीं तक है जब तक हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप उस पर पैसा कमाओगे तो गवर्नमेंट कहेगी जब तुम कमा रहे हो तो हम भी सही, ठीक है। तो अगर आप उन्हें फ्री दे रहे हो, ऐसी दे रहे हो एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज़, कि भैया आप उन्हें क्यों करवा रहे हो? क्योंकि हम उन्हें ये सब करना सिखा रहे हैं। अब रामदेव बाबा हैं, उनके चेले चपाटे जो योगा करना उनसे एक्सपर्ट बन रहे हैं उनकी तरह, तो उनके लिए माफ़ है, ठीक है। लेकिन आप ही डिक्लेयर कर दे रहे हो कि इतना चार्ज लगेगा, तो हमें भी दे दो यार। डिक्लेयर टैरिफ मतलब आपने पहले ही क्लियरली मेंशन कर रखा है 1000 रुपये, या फिर आपने कह रखा है सर 900 रुपये तो बेड चार्जेस है, 300 रुपये खाने का चार्जेस है, तो ओवरऑल तो 1200 ही हो गए ना। ये चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। ये एक बार मार्क कर लेना सर, ये मेरे हिसाब से एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाईलाइट। बाकी सर ये आपके पढ़ने के लिए इस पर इतना नहीं दिमाग डालना है, मगजमारी नहीं करनी, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। एग्ज़ाम अब ये देखो सर, ये यहाँ पे मैं कह रहा था ना पूजा पाठ की फ़ोटो डाली गई थी लास्ट टाइम, यहाँ पे है सर। अब है सर एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, ठीक है। तो सर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एग्रीकल्चर और आगे ही मैं क्या कहते हैं आपका एजुकेशन, ये दो जो है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। और सर मैं 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाऊंगा। और इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, वो आप सेल्फ स्टडी करना है तो कर लो, अगर आपके पास 9 महीने। अगर आप मई में एग्ज़ाम दे रहे हो सर, तो आराम से जितना मैं करा रहा हूँ उतना करके जाइए, एक भी चीज़ बाहर की नहीं आएगी सर, ये मेरी गारंटी है सर। जितना पढ़ा दिया इसको डेफिनेटली रट के घोट के पी के जाइए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।